हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस द 130th अमेंडमेंट बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में। ठीक है, व्हिच टॉक्स अबाउट द रिमूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सीएम एंड द वेरियस अदर मिनिस्टर्स। ठीक है, इसके काफी ज्यादा ये न्यूज में रहा, जो है काफी ज्यादा आर्टिकल्स इसके डेली जो है हर एक दिन न्यूज में आए थे। तो इसको है हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है कि अभी जो प्रेजेंटली जो फ्रेमवर्क है मिनिस्टर्स को रिमूव करने का, वो क्या है। अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आर्टिकल 75 टू एंड 164 1 विच इज फॉर द स्टेट्स एंड 75 2 इज फॉर द सेंटर, कि कोई भी जो मिनिस्टर है दैट होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है, कि कोई भी मिनिस्टर अगर ऑफिस में है वो कब तक रहेगा, जब तक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर है। बट ये जो प्लेजर है ये डिफाइन जो है कहीं भी नहीं किया है कि इस प्लेजर से हम क्या समझे। ठीक है, और ये जो प्लेजर है ये भी जो है ये किसकी एडवाइस पे जो है एक्सरसाइज होता है, ऑन द पीएम टू द प्रेसिडेंट एंड द सीएम टू द गवर्नर। ठीक है, सिंपली टू से कि अगर कोई भी मिनिस्टर जो है वो ऑफिस को होल्ड करता है, क्यों करता है, जब तक प्रेसिडेंट चाहता है और जब तक गवर्नर चाहते हैं। ठीक है, जब इनको प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे कि हाँ दिस मिनिस्टर हैज टू बी डिस्क्वालिफाइड, तो ये जो है उनका डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इशू कर देंगे। दिस वाज द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो दिया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951। इसमें ग्राउंड्स क्या रखे हैं डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, कि कन्विक्शन। देखो, आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं। देखो, अगर कोई भी एक पर्सन है या कोई भी मिनिस्टर है, ठीक है, उसके खिलाफ क्या होता है, उसके खिलाफ कोई जो है सबसे पहले कंप्लेंट, वी विल स्टार्ट विद द कंप्लेंट कि हाँ जो है इस पर्टिकुलर जो है मिनिस्टर ने ये फ्रॉड किया है या इसने करप्शन की है। ठीक है, फिर एक एफआईआर फाइल होती है। फिर पुलिस जो है इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है, पुलिस ने केस को इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट होगी वो जो है वो कोर्ट में पेश की जाती है। फिर कोर्ट में जो है वो ट्रायल चलता है। ट्रायल मीन्स कि जो मिनिस्टर होगा जिसके खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट्स, जो भी उसके खिलाफ जो भी एक्यूजेशंस लगाई गई हैं, तो मिनिस्टर जो है वो अपने वकील को लाएगा, वहां पे केस लड़ेगा, तो वहां पे जो है वो ट्रायल होता है। ट्रायल खत्म होने के बाद जो है वो जज जो है या तो वो एक्विट कर देगा या वो क्या करेगा, कन्विक्ट कर देगा। एक्विट कर देगा कि हाँ इसकी कोई गलती नहीं है, उसको रिलीज कर देगा। कन्विक्ट कर देगा कि हाँ इसकी गलती है और उसको सजा सुना देगा। तो दिस इज कन्विक्शन। तो कोर्ट जब कन्विक्शन कर देगा कि हाँ उसकी गलती है और कन्विक्शन में पाया गया कि वो जो उसने गुनाह किया था उसमें इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल मिलती है 2 इयर्स या उससे ज्यादा, तो जो है डिस्क्वालिफिकेशन उस मिनिस्टर की ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगी। ठीक है, देखो, अब अरेस्ट और कन्विक्शन में क्या फर्क है। सपोज कोई मिनिस्टर है एक, उसके अगेंस्ट किसी ने कंप्लेंट की, उसके खिलाफ जो है एफआईआर लगी, पुलिस ने जाके जो है उस पर्सन को, उस मिनिस्टर को अरेस्ट कर दिया। ठीक है, अरेस्ट तो कर दिया, लेकिन अभी क्या हुआ है, उसके खिलाफ जो है कन्विक्शन नहीं हुई है, मतलब अभी प्रूव नहीं हुआ है कि वो गिल्टी है या नहीं है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट एंड कन्विक्शन। अरेस्ट हो गया कि हाँ भाई उनके खिलाफ हमें सबूत मिले हैं, तो चलो जी हमने इसको, उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर दिया। ठीक है, अरेस्ट अब दो तरीके से होता है, ये ज्यादा थोड़ा डीप में चला जाएगा। पुलिस भी अरेस्ट करती है या जुडिशियल एक कस्टडी भी जो है वो रहती है। ठीक है, उसके बाद आती है कन्विक्शन। जब मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे अरेस्ट करके, फिर उसके बाद ट्रायल चलेगा, उसके बाद कन्विक्शन या एक्विटल। अगर वो कन्विक्ट हो गया तो वो पर्सन जो है ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और हाँ, अरेस्ट, अगर किसी को अरेस्ट किया गया है उसको जो है उसको डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तक प्रूव ही नहीं हुआ ना। और हमारे ये प्रिंसिपल हम जो है एक फॉलो करते हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी। पहले आप उसको प्रूव करो कि हाँ इसने गुनाह किया है। अगर आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स कि उसने जो है वो इनोसेंट है, उसने ऐसा जो है वो नहीं किया है। ये हमारे लॉ में इस तरीके से काम चलता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो इन समरी कि एक मिनिस्टर कैसे रिमूव होगा, या तो प्राइम मिनिस्टर या सीएम एक प्रेसिडेंट या गवर्नर को बोलेंगे अपना प्लेजर को एक्सरसाइज करते हुए, और दूसरा जो है और कन्विक्शन हो गई है, कन्विक्शन है प्लस इम्प्रिजनमेंट जो है वो मिलती है मोर देन 2 इयर्स की, तो इसकी वजह से जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि जो नया बिल आया है उसमें क्या क्या प्रोविजंस जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सबसे पहला है कि ये बिल अप्लाई किसको होगा, इट विल अप्लाई टू द पीएम, सीएम एंड द यूनियन के मिनिस्टर्स ओनली। ठीक है, यहाँ पे यूनियन और स्टेट मिनिस्टर्स की बात की गई है।
और मिनिस्टर्स ऑफ द ड्यूटी। ठीक है, एक चीज। सेकंड है कि व्हाट द ट्रिगर फॉर रिमूवल, कैसे जो है उसको रिमूव किया जाएगा। यहाँ पे बात की गई है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर वो अरेस्ट होता है या डिटेन किया जाता है पुलिस कस्टडी में फॉर, नॉट पुलिस और जुडिशियल कस्टडी बोथ कैन बी फॉर 30 consecutive डेज। मतलब सपोज कि 1 सितंबर को उस मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया और वो 30 सितंबर तक जो है वो अरेस्ट ही रहा। ठीक है, इसके इसके पीछे का प्रोविजन ये होता है कि देखो, अगर आपको लगता है, एक मिनिस्टर को अगर लगता है कि हाँ उसके ऊपर जो चार्जेस जो हैं वो गलत फ्रेम किए गए हैं, गलत एफआईआर लगी है, तो वो क्या कर सकता है, बेल ले सकता है। ठीक है, वो बेल ले सकता है। तो अगर वो 1 से लेके 30 दिनों तक जेल में रहा, अगर वो इन दिनों के बीच में बेल लेने में असक्षम है, मतलब वो बेल नहीं ले पाया, इट मीन्स कि वो, देखो बेल का क्या कंसेप्ट रहता है कि बेल भी उन्हीं केसेस में मिलती है कि जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं दे आर नॉट वेरी हीनियस। जहाँ पे बेल नहीं मिलती है वो बहुत ज्यादा हीनियस ऑफेंसेस होते हैं। अगर एक मिनिस्टर को 1 से 30 दिन के अंदर अंदर बेल नहीं मिल पा रही है, देखो मिनिस्टर कितना पावरफुल होगा, वो बेल चाहे तो किसी कितना भी पैसा लगा के वो बेल ले सकता है। लेकिन अगर उसको बेल नहीं मिली है, इट मीन्स कि उसने कोई बड़ा ऑफेंस, एक हीनियस ऑफेंस किया हुआ है। तो यहाँ पे ये प्रोविजन है गवर्नमेंट का कि अगर वो 30 दिन तक कस्टडी में रहता है तो उसकी जो है ऑटोमेटिकली 31वें दिन पर जो है उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, जो ये अरेस्ट किया होगा वो कौन सी ऑफेंसेस में किया होगा जिसमें सजा 5 साल या 5 साल से ज्यादा होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एक कोई भी मिनिस्टर है, ठीक है, उसने कोई भी जो है करप्शन की हुई है, ठीक है, अब वो बेल जो है वो उसको नहीं मिल पाई 30 दिनों के अंदर अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो 31st डे पे जो है वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना कि जो पनिशमेंट है जिसमें इम्प्रिजनमेंट है वो 5 या 5 साल से ज्यादा है, पिछले वाले में 2 साल थी एक्ट। फिर उसके बाद है रिमूवल प्रोसेस क्या है, दे शैल बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम एंड द सीएम बाय 31st डे ऑफ डिटेंशन मिनिस्टर्स के लिए। जो पीएम सीएम होंगे ऑटोमेटिकली, अगर वो इस एडवाइस को नहीं मानते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो 31st डे पे जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर ये चार्जेस पीएम या सीएम के अगेंस्ट लगे हैं तो वो खुद ही 31वें दिन पे जो है वो रेजिग्नेशन दे देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कोई मिनिस्टर जो है वो 30 दिन तक अरेस्टेड रहा है और उसको 30 दिन तक बेल वो नहीं ले पाया है, तो इसका मतलब 31वें दिन पे जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो सीएम और पीएम को अपनी एडवाइस टेंडर करेंगे कि 31वें दिन इस पर्सन को, इस मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जाए। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर और सीएम उनके अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं तो वो खुद ही 31वें दिन पे अपनी जो है रेजिग्नेशन जो है वो दे देंगे। ठीक है, अब इसमें रिवर्सल क्लॉज क्या है। फॉर एग्जाम्पल 15 दिन वो जेल में रहा, 16वें दिन उनको बेल मिल गई, तो इसका मतलब वो जो मिनिस्टर जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, दिस इज द रिवर्सल क्लॉज, और वो रीअपॉइंट हो जाएगा टू द सेम ऑफिस। उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट क्या थी कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो पास करवाने के लिए एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ये आपने पॉलिटी में अपना पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट के लिए चाहिए थी स्पेशल मेजोरिटी, क्योंकि इट इंक्लूड्स बोथ द स्टेट्स एंड द सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ये चेंजेस जो है ये आप देख लेना कि इसमें कन्विक्शन के बेसिस पे रिमूव करते थे और 2 साल तक रहता था, और इसमें डिटेंशन फॉर 30 डेज। दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन रीड इट। नाउ व्हाट आर द वेरियस क्वेश्चंस इन्वॉल्वड हियर। देखो यहाँ पे जो सबसे पहला जो डिबेट उठती है वो ये है कि ड्यू प्रोसेस एंड द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि आपको एक फॉलो करना है प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस मीन्स कि पहले आपने उनको अरेस्ट किया, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो चार्जेस पे लगाए जाते हैं कोर्ट में, ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते हैं कोर्ट में, जो है एज अ फाइनल रिपोर्ट, मतलब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वहां पे सबमिट होगी। रिपोर्ट सबमिट होने के बाद वहां पे ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद यहाँ पे क्या होगा, कन्विक्शन। ये पूरा होता है ड्यू प्रोसेस, दिस हैज टू बी फॉलोड इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। लेकिन ये तो फॉलो ही नहीं किया आपने, तो सिर्फ उसको 30 डेज के अरेस्ट पे जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो वही बात की गई है कि ये जो है ये इनजस्टिस जो है मिनिस्टर्स के अगेंस्ट किया जाता है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि जब तक वो कन्विक्ट नहीं होता तब तक हम उनको इनोसेंट ही मानते हैं। तो ठीक है, ये इस पॉइंट के अगेंस्ट है कि आप बिना ड्यू प्रोसेस फॉलो किए और वो इनोसेंस ही को मानते हैं अनटिल प्रूवन गिल्टी, तो उस चीज को जो है वो वायलेट कर रहे हो, विच एंड this innocent proven until proven guilty is guaranteed under article 21, तो this fundamental right is being violated। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखो सबसे पहले क्या है कि जो पार्लियामेंट की जो पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वहां पे क्या किया गया है, ये जो
ये जो बिल लाया है दिस इज ओनली फॉर द मिनिस्टर्स। ठीक है, ये सिर्फ मिनिस्टर्स के लिए है, दिस इज नॉट फॉर द लेजिस्लेटर्स। तो क्या पार्लियामेंट ने जो जो अपनी पावर का यूज किया है, इज इट जस्टिसिएबल? ठीक है, मिनिस्टर्स और लेजिस्लेटर्स में क्या फर्क होता है? देखो, मिनिस्टर्स क्या होते हैं कि एक बड़ी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, हेड होते हैं एक गवर्नमेंट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, जैसे हम पढ़ते हैं एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर्स। तो इनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इनके पास एक पूरी की पूरी मिनिस्ट्री रहती है, ये ब्यूरोक्रेसी को देखते हैं, दे हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैन द मेयर लेजिस्लेटर्स क्या करते हैं? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वोट करते हैं इन केस ऑफ द वेरियस इलेक्शंस लाइक पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट या जो भी इलेक्शंस रहती हैं। तो जो मिनिस्टर्स हैं ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं, और उनके लिए जो पार्लियामेंट का ये जो बिल लाया गया है जो पार्लियामेंट के द्वारा, तो क्या ये जस्टिसेबल है कि आप मिनिस्टर्स को अलग ट्रीट कर रहे हैं एंड लेजिस्लेटर्स को अलग ट्रीट कर रहे हैं? तो दिस इज समथिंग विच इज टोल्ड इन दिस कि कौन से क्वेश्चंस ऑफ लॉ इन्वॉल्व हैं। सेकंड आता है कि एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। देखो, ये जो प्लेजर डॉक्ट्रिन थी, प्लेजर डॉक्ट्रिन क्या थी कि जो मिनिस्टर है होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट में भी वो किसकी एडवाइस को जो लेता था, पीएम जो है वो अपनी एडवाइस कॉन्फर करता था। लेकिन अब चेंज क्या लाया गया है कि 30 डेज अरेस्ट के टाइम पे, 31st डे पे जो है उसका ऑटोमेटिक मतलब वो एलिजिबल हो जाएगा फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे जो वो प्लेजर एक्सरसाइज कर रहा था, वो जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, इट इज ड्यूरिंग द प्लेजर, पीएम रिकमेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब उसको करना ही पड़ेगा क्योंकि इट इज मैंडेटरी। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनिस्टर 30 साल तक जेल, सॉरी 30 डेज तक जेल में रहा, 31st डे पे पीएम मस्ट, यू नो, मस्ट एडवाइज द प्रेसिडेंट कि भाई इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। लेकिन पहले क्या था कि ये डिस्क्रिशन थी प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, तो ये एक चीज जो है वो चैलेंज की गई है। अगेन इट हैज अ पोटेंशियल टू मिसयूज। पोटेंशियल कैसे? कि जहाँ पे सपोज करो अगर सेंटर में हमारी एक पार्टी है, लेट सपोज एक्स वाई जी पार्टी है, और यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे एक्स वाई जी है और यहाँ पे जो है एबीसी है। तो क्या जो है यहाँ पे बोला गया कि क्या ये अपनी अपनी जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, ईडी वगैरह हो गए, ये करप्शन डिपार्टमेंट हो गए, उनको बोल के मिनिस्टर्स को फॉल्सली जो है डिटेन करवा सकते हैं, अरेस्ट करवा सकते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसकी एक एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, तो जेएंडके में जो है डिटेंशन किया गया था वेरियस मिनिस्टर्स का, इवन बियॉन्ड 30 डेज, मतलब 6 6 महीने तक वो डिटेन किए गए थे। तो उसमें भी क्या था, ये उस चीज को चैलेंज करता है कि ये जो है वर्स ये क्या आ रहा है कि सेंटर वर्सेस स्टेट, मतलब अपोजिशन वर्सेस जो रूलिंग पार्टी है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर स्टेट में, सॉरी सेंटर में अगर एक पार्टी रूलिंग पार्टी है, तो वो दूसरी स्टेट्स को जो है वहां पे उनकी पार्टी रूल नहीं कर रही है, तो वो चैलेंज वहां पे क्रिएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, कि क्या जो है जो मिनिस्टर्स जो है इनके लिए जो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स लाना जो है, इज इट नेसेसरी? एंड ये जो दूसरे जो है, ये जो सिर्फ लेजिस्लेटर्स होते हैं, इनके लिए जो है ये पुराना आरबी एक्ट जो है वो ही लागू होगा इनके लिए। मतलब यहाँ थोड़ा मिनिस्टर्स के लिए थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ला दी गए हैं, और जो लेजिस्लेटर्स हैं, एमपीज और एमएलएस हैं, उनके रिलेटेड थोड़े कम स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस है। तो क्या ये डिस्टिंक्शन जो है ये जरूरी है, या क्या ये जस्टिफाई कर रही है कि हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को जो है वो ज्यादा इनके बीच में जो है वो गैप क्रिएट कर रहे हैं? तो दिस इज समथिंग जो यहाँ पे चैलेंज किया गया है, जो डिबेट का जो है वो रीजंस बने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अब भी आ जाते हैं कि अगेन इसमें आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट। तो ये अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करते हो, देन यू हैव टू राइट दीज आंसर्स देयर। ठीक है, कि वेपनाइजेशन है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का, ठीक है ना, वो सेंट्रल एजेंसीज को यूज कर सकते हैं ताकि वो मिनिस्टर्स को डिटेन कर सके, जैसे अरविंद केजरीवाल को किया था अभी। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि वेपनाइजेशन कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का। अगेन अंडरमाइंस द ड्यू प्रोसेस, कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर ट्रायल चलेगा, कोर्ट में सब रिपोर्ट सबमिट होगी, ट्रायल चलेगा, देन कन्विक्शन होगी। तो ये प्रोसेस आपने फॉलो ही नहीं किया, आपने पहले स्टेप पे ही उसको डिटेन कर दिया। फेडरलिज्म का जो है ये यहाँ पे इरोड जो है वो हो रहा है, क्योंकि सेंटर जो है वो बहुत ज्यादा जो है डिस्प्रोपोर्शनेट जो उसके पास पावर है, अगेन जिन स्टेट्स में अपोजिशन पार्टी रूल कर रही है उनकी जो राइट्स है वो इंफ्रिंज कर रहा है। फिर डेमोक्रेटिक मैंडेट को जो है ये अंडरकट कर रहा है, कि डिस्कशन जो है पीएम और सीएम की, कि वो अपने कैबिनेट को जो है अ, अपने तरीके से चूज कर सके। और
ये जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है? अगेन आर्गुमेंट्स इन द फेवर कि हाँ जी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है कि जो मिनिस्टर्स जिनके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्टनेस तो होनी चाहिए, ठीक है? फिर लीगल वैक्यूम को जो है वो ये एड्रेस कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई भी मिनिस्टर को कंपेल नहीं कर सकता था रिज़ाइन के लिए। अब ये प्रॉपर एक प्रोविज़न लाया गया है कि किस तरीके से मिनिस्टर को रिमूव किया जाएगा। पहले एक ऐसे ही मिनिस्टर जो है वो बच जाते थे। फिर एक स्विफ्टनेस जो है स्मूथ कर दिया है प्रोसेस को एंड देन रिवर्सिबल भी है कि हाँ, अगर आप प्रूव कर लेते हो, अगर आप बेल देने में सक्षम रहते हो, अगर आप 15 दिन में छूट जाते हो, तो 15 ही दिन या 1 दिन में भी छूट जाते हो, तो आप अगेन जो है मिनिस्टर वाली उस पोस्ट पे आ सकते हो, ठीक है? अब पहले भी इन चीज़ों पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजंस जो है वो लिए गए हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने डिसीजंस हैं ऑन दीज़ मैटर्स, देखो एक पीआईएल जो है वो सॉर्ट की गई थी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आगे 2018 में। इसमें क्या बात की गई थी, इसमें बोला गया था कि जो एमपीज़ और एमएलएज़ हैं, दे शुड बी डिस्क्वालिफाइड जब उन पे चार्जेस फ्रेम हो जाएँ। चार्जेस फ्रेम कब होंगे कि सबसे पहले एक कंप्लेंट आई मिनिस्टर के अगेंस्ट कि हाँ, इसने कोई क्राइम किया है। उसके बाद उसके अगेंस्ट एफआईआर लगेगी। एफआईआर के बाद जो है वो पुलिस जो है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी उस पूरे केस को और उसपे जो है वो चार्जेस सॉरी उसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी, जहाँ पे वो सबूत इकट्ठे करेगी कि हाँ, जो इस पर्टिकुलर मिनिस्टर है या एमएलए जो एमपी है, इसने जो है ये ऑफेंस किया है और वो अपनी जो आईआर रिपोर्ट होगी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी, वो कोर्ट में जो है वो सबमिट कर देगी। कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए कि हाँ, कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखी और उसने बोला कि हाँ, मिनिस्टर जो है उसके अगेंस्ट हम चार्ज लगाएँगे कि हाँ, उसने ये गुनाह किया हुआ है। ठीक है? जब कोर्ट ने यहाँ पे चार्ज लगा दिया, उसी टाइम उस मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, ऐसा पीआईएल में कहा गया था। ठीक है? तो इसमें क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया कि हम जो है ये नहीं कर सकते, क्योंकि चार्जेस तो लग गए। ठीक है? चार्जेस तो उसके अगेंस्ट लगे, लेकिन अभी ट्रायल भी तो होगा। ट्रायल में उसको भी तो मौका देंगे ना मिनिस्टर को कि अपनी इनोसेंस को प्रूव करे, उसके बाद जाके कन्विक्शन होगी। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम लोग ये नहीं कर सकते। पहला रीज़न क्योंकि हम इनोसेंस मानते हैं अंटिल प्रूव्ड गिल्टी और सेकंड जो था इसमें वो था कि भाई ये जो लॉ बनाने का काम है, ये लेजिस्लेटिव का है, हमारा काम नहीं है। ठीक है? तो ये उन्होंने वहाँ पे जो है बोला गया था, ठीक है? उन्हें स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि जो पार्लियामेंट है वो इस एक्ट को जो है वो बनाएगी। फिर अगेन ये जो मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी बात की गई थी कि क्या जो क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स हैं, उनके बेसिस पे मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था एज़ ऑफ नाउ देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार बट जो है अगर कोई भी जो है पार्टी अगर किसी को टिकट देती है, ये देख के कि हाँ, इसने पहले इस पे चार्जेस फ्रेम हुए थे या इसमें क्रिमिनल चार्जेस लगे थे, तो उसको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट कर सकता है, यहाँ पे इन्वॉल्व इंटरवेन नहीं कर सकता है, ठीक है? फिर अभी जो रिसेंट केसेस थे, यहाँ पे भी एक जुडिशियल डायलेमा जो है वो हाइलाइट हुआ था कि कोर्ट ने जो है वो बेल ग्रांट की थी ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन विदाउट अ ट्रायल। देखो, सबसे पहले एक और प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ठीक है? चार्जेस लग गए, ट्रायल हो शुरू होने में अभी टाइम है या अभी तक चार्जेस नहीं फ्रेम हो रहे हैं। तो देखो, जब तक उस पे चार्जेस फ्रेम हुए ही नहीं, जब तक उस पे प्रूव ही नहीं हुआ कि हाँ, इसने गलती की है, तो उसको अरेस्ट करके रखना इज़ नॉट ठीक है? इज़ नॉट गारंटीड अंडर दीज़ ये उसकी लिबर्टी को हार्म करता है सिंपली, ठीक है? लिबर्टी को अफेक्ट करता है क्योंकि यार वो तो इनोसेंट है ना अभी और इतनी देर तक आप उसके खिलाफ कुछ काम मतलब उसके खिलाफ कोई प्रूफ भी नहीं ला पा रहे हो, स्टिल ही इज़ इन द जेल, ही इज़ इन अंडर डिटेंशन। तो वो जो है इन्फ्रिंज करता है हमारा आर्टिकल ऑफ लिबर्टी अंडर 21। तो इस चीज़ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पे जब बेल दी गई थी तो यहाँ पे लोगों ने बड़ा इश्यू उठाया था कि क्यों जो है इसको ट्रायल से पहले ही छोड़ दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना यहाँ पे वो किया था कि भई इतनी देर तक अगर वो जेल में है और इनोसेंट है बिकॉज़ ही इज़ नॉट प्रूवन गिल्टी। तो उसपे भी यहाँ पे जुडिशियल डायलेमा जो है वो क्रिएट किए गए थे, बट कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली जो है यहाँ पे बोला था, अगेन यहाँ पे बोला था कि ये जो है अ, वो फोर्स नहीं कर सकते किसी भी मिनिस्टर एमपी को कि वो जो है वो रिज़ाइन करे या डिस्क्वालीफाई करवा दे खुद को। ये सारा जो मतलब लॉ मेकिंग वाला काम है, ये पार्लियामेंट करेगी, ठीक है? तो दिस इज़ इट, देन यू कैन राइट द कंक्लूजन कि जो बिल है ये ऑब्वियसली इट इज़ एन अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी व्हिच इज़ आर्टिकुलेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस, ठीक है?
तो ये एक मूव शो करता है इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन सॉरी डिस्क्रिशन टू अ रूल बेस्ड सिस्टम फॉर होल्डिंग द एग्जीक्यूटिव ऑफिस। ठीक है। तो जो कोर डिबेट वो ये थी कि फॉर द बिल और अगेंस्ट द बिल, अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आया जो बिल की तारीफ करने को बोल रहा है तो आपने ये ऐसे कंक्लूड कर देना है, अगर अगेंस्ट में है तो इस तरीके से यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है। नाउ जो है ये दिस इज द क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन एंड यू कैन प्रैक्टिस इट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अगर आपको अभी कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है। थैंक